अगर हम इसके गुण धर्म की विवेचना करें। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो यह शीत गुण वाली औषध है, जिसका कि रस जो है वह कषाय होता है। यूजुअली क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जब तक आपकी प्रैक्टिस में कोई आपके हाथ पर कोई ड्रग ना चढ़े ना, तो वो कई जो है वो वंचित ही रह जाती हैं, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं होता, उसके गुणों का कल्पों का विश्लेषण नहीं किया गया होता। तो बहुत से जो कल्प हैं वो अनछुए रह जाते हैं। तो यशत भस्म में भी मैंने ऐसा देखा है कि बहुत अंडररेटेड भस्म है, कल्प है, जो कि शीत गुण और कषाय रसात्मक होती है। और जो इसका काम है वह रस वाहिनी पर और रसवाही पिंड पर विशेषकर होता है। शीत गुणात्मक कषाय रस वाली यह भस्म जो है वह रसवाहिनी और रसवाही पिंड पर जो है वो बहुत अच्छा कार्य करती है, और यह जो है वो कफ पित्त क्षामक है। ठीक है जी। यस सर। पित्त का क्षमन करने के लिए क्या शमन करने वाले 3 रस हैं, मधुर, तिक्त और कषाय, है ना? जी सर। पित्त जो है वह मधुर, तिक्त और कषाय, और जो कफ का क्षमन करते हैं वो होते हैं कटु, तिक्त और कषाय। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह कषाय रस गुण प्रधान होने के कारण कफ और पित्त का क्षमन कर रही है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कफ और पित्त दोनों का क्षमन करने के कारण ऐसी स्थिति जहां पर कि हमें देखिए क्या होता है कि मधुर रस से पित्त का क्षमन कब करना है, तिक्त रस से पित्त का क्षमन कब करना है, और कषाय रस से पित्त का क्षमन करना है कब करना है, इसकी गुण दोष विवेचना भी आपकी समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? जी सर। हाँ जी सर। इसी प्रकार से जो कफ है वह भी किस किस कुछ गुण की वृद्धि पर कटु से, किस अवस्था में तिक्त से और किस अवस्था में कषाय से कफ का शमन करना है, इसके लिए हम एक अलग से एक लेक्चर भी रखेंगे, क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं कि मधुर, तिक्त, कषाय, परंतु पित्त की कौन सी ऐसी अवस्था हो जहां पर आपको मधुर यूज करना है, कहां पर तिक्त यूज करना है और कहां पर कषाय यूज करना है, यह भी जो है वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। परंतु विषय से न भटकते हुए हम यहाँ पर सिर्फ ये बात अभी मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि कषाय रस प्रदान होने के कारण यह कफ पित्त क्षामक होती है, और रसवाहिनी और रसवाही पिंड पर अच्छा कार्य करती है। अब क्योंकि यह है तो इसलिए हमें ना उन रस पर कफ का प्रभाव और रस पर पित्त का प्रभाव, इन दो का प्रभाव हमें समझ में आ जाना चाहिए।
तो एक बार वो श्लोक भी जो है कि अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता हल्लासो गौरवम तंद्रस अंग मर्दो जोरातवा पांडुत्वम स्त्रोत्साम रोधा क्लैव साधक सांगता नाशो अग्निर अयथा कलम वलय फलितानि च। इनमें से रस पर कफ का प्रभाव और रस का पित्त पर प्रभाव क्या पड़ता है, या कफ पित्त का मिलकर क्या प्रभाव पड़ता है दंडज गुण के, दंडज दोष के आधार पर, उसकी गुण देश की विवेचना भी जो है वो हमें देखनी चाहिए। यशद बस में जो है यूजुअली क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक पेशेंट होते हैं वो नेत्र रोग को आते ही छोड़ देते हैं। नेत्र रोग, दाह, प्रदर, पैत्तिक प्रमेह, कास, अतिसार, संग्रहणी, धातु क्षय, जीर्ण ज्वर, इन सब स्थितियों में हम यशत भस्म का प्रयोग जो है वह करते हैं। नेत्रों के लिए जो यशत भस्म जो है वो अत्यंत हितकारी है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक फिजिशियन डू नॉट ट्रीट द आई ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ईएनटी का कोई भी दिक्कत आ जाए तो वो छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक फिजिशियंस ट्रीटिंग the incurable disease like cancer, rheumatoid arthritis and other things। परंतु मेरा मानना ये है कि सर दर्द हो, बुखार हो, जनमानस को जो जिसमें, क्योंकि ओपीडी के स्तर पर जब तक हम आयुर्वेद नहीं करते ना तब तक क्या है कि वो आयुर्वेद की जिसे कहते हैं ना कि कोई भी बात नहीं करता कि मैं बुखार ठीक करता हूँ, फीवर ठीक करता हूँ। सब लोग यही कहते हैं, कोई किडनी ठीक करता है, कोई लिवर स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है। सबने अपने आप को ऐसे पराक्रम पर जाकर छोड़ दिया है कि ये छोटी छोटी चीजें, वो कहते नहीं नहीं ये तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई वाली बात। लेकिन हमें इन सब चीजों को पहले देखना चाहिए, क्योंकि ओपीडी इसी लेवल पर बढ़ेगी। रोजमर्रा के पेशेंट जो होते हैं जब आप ठीक करना शुरू करते हैं ज्वर रोग में यदि शरीर में दाह और व्याकुलता हो और क्षय की प्रथम अवस्था हो, टीबी की प्रथम अवस्था हो और ज्वर में पूरे शरीर में दाह हो रहा हो, ज्वर हो, तो उस अवस्था में भी जो है वो यशत भस्म जो है वो बहुत अच्छा कार्य करती है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अपेंडिसाइटिस हो जाए ना बच्चों को, हाँ जी सर। जिसे कि आप कह सकते हैं कि भाई आंत्रशोथ या आंत्रपुच्छ शोथ, इसमें भी क्या है कि हम यशत भस्म का प्रयोग जो है वह करते हैं। इसमें क्या होता है, जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो एक तो दस्त हो गए, उल्टी हो गई और फीवर हो गया और सीवियर पेन होता है। ठीक है ना। क्या क्या हो रहा है पेशेंट को? ज्वर है, अतिसार है, वमन है और
शूल। ये अवस्था जो है, ये पिक्चर जो क्लिनिकल पिक्चर है आंतों में शोथ या अपेंडिसाइटिस की है। और रोगी की यदि आप जिह्वा का परीक्षण करेंगे तो वो जो है ना आपको हल्की सी, जैसा चमड़े का रंग होता है ना, ब्राउनिश कलर की आपको दिखाई देगी। आवाज जो है वो बिल्कुल दीन अवस्था हो जाती है, हाथ उठाने की शक्ति नहीं रहती है। इस अवस्था में आपने ना यशत भस्म का प्रयोग करना है। बड़ों में भी कर सकते हैं आप, अपेंडिसाइटिस का प्रयोग हो। बच्चों में 1 रत्ती से लेना है और बड़ों में आप इसको 6 रत्ती तक ले जा सकते हैं अवस्थानुसार। इसमें मिश्री मिला लीजिए और 2-2 घंटे से एक पुड़िया जो है वो दीजिए। समान मात्रा में जो है दीजिए। 1 रत्ती से 2 रत्ती तक ही देना है हमको, ठीक है ना, 6 रत्ती तक नहीं। 6 रत्ती जो है वो हमको मिश्री देनी और 2 घंटे से एक एक पुड़िया जो है वो आप दे दीजिए। बागवाड़ीकर सर हुआ करते थे, एक महाराष्ट्र के बहुत उच्च वैद्य थे। वो अपेंडिसाइटिस के पेन को और इसको इस भस्म का प्रयोग करके और मिश्री मिलाकर छाछ के साथ देते थे वो, हर 2 घंटे के अंतर से। और रोगी को जो है वह तुरंत लाभ मिलता था। वो क्या किया करते थे कि पेट पर दशांग का लेप लगा दिया करते थे और यशत भस्म को मिश्री में मिलाकर 2-2 घंटे से एक पुड़िया जो है वो दिया करते थे। इतना क्लियर है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी सर, जी। जो कंठ में कई बार क्या होता है, आज ही मेरे पास एक केस आया कि अब उसमें क्या हुआ था कि ना कंठ में जो है जीर्णक्षोथ हो गया और जिससे आप, अगर आप कंठ रोग देखें तो वलय, वलास और वृंद, वलय, वलास और वृंद, इन कंठ रोगों में जो है, अब क्योंकि एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बताना इसलिए वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आप तो किसी भी कंठ रोग में किसी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे। तो अगर मैं आपको कहूं कि वलय, वलास और वृंद में आपने कंठ रोगों में यशत भस्म का प्रयोग नहीं करना, परंतु स्वरग्न हो जाए, आवाज आपकी चली जाए, विदारिका हो जाए, गिलायु हो जाए, अधिजिह्वा हो या उपजिह्वा हो, इन विकारों में यशत भस्म जो है उसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली में स्वरग्न में तो मैंने बहुत यशत भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत शानदार प्रयोग देखा है। और स्वर साध या स्वर भग्न की ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए, स्वरग्न की कंडीशन मिल जाए तो आप देखें। और वन 125 mg यशत भस्म, साथ में 1 कैप्सूल वाणी घृतम, ये केरला आयुर्वेद का आता है, और सारस्वतारिष्ट के साथ आप यूज करेंगे क्योंकि उदान वाक बल वाक स्वर्ण स्मृति क्रिया ऐसा कहा गया है ना। तो उदान वायु का विकार है, तो इसको यदि आप निशा काल में देते हैं, रात्रि में सोते वक्त देते हैं,
तो यह बहुत अच्छा कार्य करती है। एक और मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों में आपने कभी कभी देखा होगा कि उनकी निप्पल वाले पार्ट के आसपास या पीठ पर या मस्तिष्क में भी कभी कभी जो है वो एक ग्रंथि बन जाती है, और उसमें से रस जो है वो मतलब ऐसे ग्रंथि बन जाएगी और उस ग्रंथि से पीप सी निकलती रहेगी, रसौली जैसी बन जाती है। देखिए आपने, देखी तो होगी। नहीं नहीं सर। अच्छा, किसी ने नहीं देखी? नो सर। पाई नहीं जाती होगी आपके यहाँ, है ना? अमृता सत्व नहीं सर। है। नहीं होती होगी सर, पेशेंट नहीं कोई आया होगा ना, ऐसे देखी नहीं किसी को। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बहुत देखी है ये, पता नहीं अब क्या हो सकता है। गांव में काम करने के क्या एक्चुअली में क्या होता है, गांव में जब काम करो उनको तो कोई किसको दिखाए वो, है ना? तो हमें तो सारे तरीके के पेशेंट जो है वो दिख जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो ग्रंथि होती है उसका भी हमको भेदन करना होता है। तो यशत भस्म प्रवाल पिष्टि और अमृता सत्व के साथ देके, और एक वो हम क्या करते हैं कि चित्रक ले लेते हैं, चित्रक मूल, और दंती मूल, स्नूही लेके, स्नूही क्षीर। स्नूही क्षीर का कलेक्शन किया है आपने क्या कभी, आप में से किसी ने? कॉलेज टाइम में किया। हाँ, आना चाहिए आपको ना ये स्नूही शीट कलेक्शन भी। हाउ मेनी ऑफ यू डन शीट कलेक्शन? मुझे लगता है कभी कभी तो हमें मिलना चाहिए ताकि मैं ये जो चीजें हैं ना ये आपको समझ में आए कि स्नूही शीट का कलेक्शन कैसे करते हैं। क्षार सूत्र निर्माण कर लेते हैं आप लोग? नहीं सर। नो सर। हम्म, चलो अब ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है ना? तो आपको बता के जाएं जाने से पहले। स्नूही शीर, आग का दूध जो है ना वो बहुत आसानी से मिल जाएगा, आग का। जी तो अगर सेहून का ना मिले तो आग का दूध ले लीजिए, और उसमें कासीस और सेंधा नमक, इसका मिश्रण मिलाकर इसका लेप करने से गांठ बिखर जाएगी 101%। इवन दो ऐसी गांठें जो आपको आपके पास आ जाए ना कोई लाइपोमा वाला या इस तरह का, हाँ जी तो सर। ये आप कर देना। ठीक है। एक जैसे मैंने नेत्र रोग कहा, पोथकी रोग के सामने के बारे में सुना है आपने? जी सर। हाँ जी सर। जी सर। 21 प्रकार के वर्त्म रोग होते हैं, है ना? 76 प्रकार के नेत्र रोग होते हैं। उनमें से 11 प्रकार के जो हैं, 9 प्रकार के जो हैं वो संधिगत रोग होते हैं, और 11 और 21 प्रकार के जो हैं वो वर्त्मगत रोग होते हैं। उन 21 प्रकार के वर्त्मगत रोगों में से एक जो होता है वो पोथकी होता है। पोथकी रोग हो जाए या अभिसंध हो जाए, अभी मुझे पढ़ाना है आपको, आप चिंता मत करना। ये सारा आपको, अभिसंध जो होता है वो कंजक्टिवाइटिस होता है, और पोथकी, अभिसंध और वर्त्मशुंडिका एक वो निकल आए।
पलक के पास वर्तमुखत में एक है ना, एक अलग से पलक के ऊपर एक गांठ सी बन जाए या एक मांस का टुकड़ा जो है वो आ जाए, टाई बोलते हैं जिसको सर। और जो ये पोथकी है ये ट्राइकोमोनास के कारण होता है। तो अभिषंद, वर्त्मशुंड और पोथकी, इन नेत्र रोगों पर यशद भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप देखना कभी भी आईटोन किसी ने यूज किए क्या? जी सर। आईटोन, नेत्रोल, आप देखना उन सब में हाँ जी यशद सर। भस्म मिलेगी आपको, सब में। ठीक है, और हाँ बहुत जी अच्छा सर। काम करती है, मतलब इतना अच्छा काम करती है कि मैं आपको एक बताता हूँ। मेरे पास अभी 1-1.5 महीने पहले एक बच्चे को लेके आए, तो वो कहते जी इसकी आंखों में जलन बहुत होती है और बहुत जो है वो पानी गिरता रहता है इसको। और हमने कई डॉक्टर्स को दिखा लिया, उसने ये विटामिन विटामिन की लिख के और वो एंटी एलर्जिक वगैरह भी दे दी। मैंने उस बच्चे को जो है वो मधुमालिनी वसंत और यशद भस्म इसको मिलाकर दिया, और यशद भस्म जो है वो मतलब वो आईटोन जो है वो डालने को दिया, और इतना गजब का इफेक्ट आया कि 3 दिन में ही बच्चे को कहते हैं कि जी बड़ा आराम पड़ गया। तो अगर आईटोन है या नेत्रोल है या किसी भी प्रकार की जो भी नेत्र की दवाई बन रही है उसमें यशद भस्म जो है वो आपको मिलेगी। जी आपको मैं एक सुरमा भी बनाना बताऊंगा जो बच्चों को लगाना चाहिए अंजन के लिए। इसमें भी यशद भस्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 1 रत्ती यशद भस्म लेते हैं, अरे वाह सर जी। फार्मूले से नवनीत बहुत खुश हो जाता है। वाह, आज बता रहे हो आप काम की चीज, बाकी जिंदगी बकवास करते हैं। 1 ਤੁਹਾਨੂੰ रत्ती, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ पता ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 रत्ती यशद भस्म लेनी है आपने, और इसमें आपने क्या करना है, आधा तोला जो है वो शतधौत घृत, शतधौत घृत लेना है या मक्खन मिलाना है, और दिन में 2 बार जो है वह आपने प्रातः और सायं अंजन करना है। तो आप देखेंगे कि जो आंख है उसमें, जो आंख में 6 प्रकार की संधि होती है ना? तो जो 6 प्रकार की संधि हैं उनमें से 2 संधि जो हैं, एक होती है कनीनक संधि और एक होती है अपांग संधि। तो आपका नाक के पास वाली जो वो है, 1 मिनट में आपको दिखा दूं, है ना? बताओ, ये आंख ऐसी दिखा रहे हैं, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन कनीनक कौन सी है, अपांग कौन सी है। नाक के पास वाली कनीनक, हाँ जी, साइड वाली अपांग। इनर कैंथस। हाँ, इनर कैंथस और आउटर कैंथस। जी जी सर जी। देख रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी सर। ये वाली जो संधि, ये वाली कनीनक है और ये अपांग है, ठीक है?
और क्या होता है कि अगर हम ये नेत्र की रचना को पढ़ना शुरू करें तो नेत्र में 5 मंडल होते हैं। कौन कौन से 5 मंडल होते हैं? वर्तुल, पक्ष्म, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि। कौन कौन से? वर्तुमगत, वर्त्म मंडल, मंडल, पक्ष्म मंडल, श्वेत मंडल। अब लाइन से चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पक्ष्म मंडल है ना? फिर उसके नीचे जो आई लिड है ये आई लैशेज हो गए, फिर आई लिड हो गई, ठीक है ना, दैट इज पक्ष्म मंडल। फिर शुक्ल मंडल, फिर कृष्ण मंडल और फिर दृष्टि मंडल। इस प्रकार से 5 मंडल होते हैं, ठीक है ना। और 6 प्रकार की संधियां होती हैं और 6 प्रकार के पटल होते हैं। 2 प्रकार के बाह्य पटल होते हैं, तेजो जलाश्रितम बाह्यम तेजोन्नत मेधा तृतीय पटलम तो अस्थि चाप्रम। तो हमें क्या करना होता है कि भाई जैसे कि नेत्र रोग आपके पास कोई आ गया तो पोथकी में क्या होता है कि यहाँ से ना एक मांस का टुकड़ा जो है वो आगे की ओर जाता दिखाई देगा। अर्म में भी ऐसा होता है, 5 प्रकार के अर्म होते हैं, उनमें भी ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वो मांस का टुकड़ा उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कनीनक संधि है और ये अपांग संधि है, और यहाँ पर आपने नीचे से लेकर ना एक बार सलाई फेर देनी है। तो जो ये है क्या कहते हैं हम, पोथकी हो गया, अभिषंद हो गया, वर्त्म हो गया या वर्त्म शुंडिका हो गई, उसमें जो है वो तुरंत लाभ मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इन्फ्लेमेशन जी ऑफ सर। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। सर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जीज एंड मोबियन ग्लैंड है वो तो। कौन सा? जीज ग्लैंड और मोबियन ग्लैंड जो आईलिड में होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसमें वो डॉक्टर साहब जो आप बता रहे हो ना, जो वो संधिगत रोगों में आ जाएगा, ठीक है ना। जो संधिगत रोग है, नौ पुया लसा सोपना स्रावा प्रोनिका अलजी क्रमिगंतिश्च विज्ञेया रोगा संधिगत नवाहा, ठीक है ना। तो अभी हम नेत्र रोगों की बात नहीं करते क्योंकि यशद भस्म का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना ये तो ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग जो है वो यहाँ हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है आप? हाँ जी, हाँ जी सर, आप बताइए सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना इको कराई थी अपनी वहीं हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 32 में। अच्छा, 32 में, ठीक है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर। जी सर। हेलो, आ रही है सर मुझे आवाज, बताइए सर। साइज बड़ा नहीं है आपका। हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो ठीक, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आपने गलत वो देख लिया। हाँ, वो एक्सरे करते नहीं, एक्सरे से शैडो वगैरह आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। वो छोड़ो, आप इको करिए, उन्हें एक्सटेंसिवली करते, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी आपके हार्ट में। तो सर मैं दवाई तो कंटिन्यू करूँ ना जी? मैं लेना चाहता हूँ जी। हाँ हाँ, आप 1 महीने तो कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि जो अपनी ड्रग है वो तो मेनली जो है वो कोलेस्ट्रॉल पर काम करेगी। हेलो। हेलो, वो अपनी जो ड्रग है वो तो आपकी हार्ट स्ट्रेंथनिंग और कोलेस्ट्रॉल पर काम करेगी, तो वो ले लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3-4 महीने नहीं सर, अभी 1 महीने लेके फिर अपन दोबारा वो कर लेंगे इसको ना। 1 महीना लीजिए, फिर अपन उसको थोड़ा सा देख लेंगे उसमें से कौन सी कंटिन्यू करनी है या कोई बदलनी है। हाँ 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 जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों सर, दोनों 1 महीना सर। जी सर, जी सर, ठीक, ठीक है सर, ठीक। हाँ जी सर। जी सर, वो दोनों ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। जी, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर।
फोन कभी भी खड़का देते हैं लोग। इनका ऐसा भी नहीं है कि हम इनको छोड़ दें। ये अब ये जज साहब हैं, सेशन जज हैं ये चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो क्या कह रहा था मैं? यशद भस्म। हाँ, तो यशद भस्म जो है, बाकी तो हमको पता है कि सारी चीजें जो है ना, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं मतलब जो भी नॉर्मल वो हैं उनका आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये इन तरीकों से होते हैं। अब क्योंकि नेत्र में भी जो है वो हम रस से लेकर और अस्थि और मज्जा और शुक्र तक जाते हैं, सप्त धातु पर किस तरह से कार्य होता है और किस तरह से जाना है, तो वो अगर हम समझ में आते हैं, चाहे कर्ण में जाएं तो भी सप्त धातु किस तरह से पढ़नी है हमको, नेत्र में किस तरह से जाना है, कंठ में किस तरह से जाना है, वो सब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और जब तक अगर शास्त्र आपको याद नहीं है ना, तो आप ये समझ के चलिए कि वो कुछ ना तो कॉन्फिडेंस बनेगा, ना कुछ इस तरह की आप क्रियाकलाप जो है वो करने की हिम्मत होगी आप में। एक और मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों को पसीना बहुत आता है और वो ये कहते हैं कि ना हमारे हाथ पे पसीना आता रहता है, और वो मतलब मैंने तो बहुत ऐसा कई बार आ जाते हैं, पेशेंट होते हैं, परेशान होते हैं, बोले क्या करें, क्योंकि वो बाकी लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है कि ये है क्या एक्चुअली में। तो वो इस अवस्था में क्या करते हैं हम कि यशद भस्म का प्रयोग करते हैं शिलाजीत के साथ, ठीक है। और अब आपको जैसे पसीने का बहुत आना जो अतिप्रवृत्त है, मूत्र का बहुत आना जैसे अतिप्रवृत्त है, तो प्रमेह में, अतिस्वेद में, अत्यतिसार में, जहां पर लय की कंडीशन में अत्यधिक दोष प्रवृत्ति हो रही है, वहां पर यशद भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो पसीना बहुत अधिक आ रहा हो तो आपने क्या करना है कि शिलाजीत का प्रयोग जो है इसके साथ करना है आपने, यशद भस्म के साथ। मधुमेह में भी जो है वो यशद भस्म जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और कुछ यूजुअली क्या होता है कि हमको ये समझाया जाता है कि भाई मेह और मधुमेह में अंतर है, प्रमेह और मधुमेह में अंतर है, और आयुर्वेद की दृष्टि से तो अंतर उन्होंने लिखा ही है, परंतु ये एक ऐसी भस्म है जो मेह पर भी काम करती है और प्रमेह में भी बहुत अच्छा काम करती है। और पित्त भूयिष्ठ लक्षण उपस्थित हो तो बहुत अच्छा काम करती है, जैसे अंग टूटना, हाथ पैरों में जलन होना, सारा शरीर गर्म रहना, अत्यधिक प्यास होना, जैसे ही जैसे पानी पिया तो उसके थोड़ी देर बाद ही जो है पुनः जलपान की इच्छा होना, सुई की चुभने जैसी पीड़ा होना, जिह्वा जो होती है वो उन लोगों की बहुत कठोर हो जाती है और शुष्क हो जाती है, और कंठ में भी है वो हल्का सा शोथ जो है वो दिखाई देता है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, और मूत्र में जो है वो शर्करा जो है वो आ रही है, और धीरे धीरे जो है वो मस्तिष्क में भी विस्मृति के लक्षण आ रहे हैं, विचार शक्ति का ह्रास हो जाता है, थोड़ा सा ही विचार करें तो दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है, बोले बस अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, और दिमाग भी जो है वो हल्का हल्का गर्म करता रहता है, और अधिक विचार करो तो दिमाग जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो 6 प्रकार के जो पैत्तिक प्रमेय हैं उन पर यशद भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। इसके अलावा जो शीत पित्त होता है, उस शीत पित्त में भी यशद भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा होता है अर्टिकेरिया के पेशेंट में। बंग भस्म का भी प्रयोग जो है वो अर्टिकेरिया में बहुत अच्छा है, और शीत पित्त का भी वो यशद भस्म का प्रयोग भी जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो यूजुअली अगर आप ब्रॉडली देखें तो यशद भस्म जो है वो कफ और पित्त दोष पर कार्य कर रही है। रस और मांस 2 प्रकार का दोष है, और रसवाहिनी रसवह ग्रंथि आंत कंठ नेत्र वृक्क अग्नाशय यकृत और उदर पर जो है वो बहुत अच्छा लाभ
करती है। अगर आप औषधि गुण शास्त्र पढ़ें वैद्य गुणाकर मूल्य का, तो आपको उन्होंने इस प्रकार करके जो इसके भस्म का लिखा, उस पर आज हमने चर्चा करी। अब आप मुझे ये बताओ कि हम नाग भस्म शुरू करें या उसको कल देखें? कल कर लेंगे सर। ठीक है जी। जी सर, कल कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अभी आपने जो बताया ना कि हाथों में पसीना आना, हाथ पैरों से ज्यादा पसीना आना, सर वैसे आज ही मेरे पास एक केस आया है। 14 इयर्स की लड़की है, 14 साल की। सर वो आज भी मेरे पास क्लिनिक में जब आई थी, वो तो मिस कुछ और प्रॉब्लम लेके आए थे, बट मैंने जब देखा उसकी हिस्ट्री में सर, उसके आज भी हाथों में लगा लो कि इस सर्दी में हाथों में से पसीना आ रहा था। और सर उसने हाफ बाजू की टी शर्ट डाली हुई थी, कोई जैकेट वगैरह नहीं डाली हुई थी। इस केस को ऐसे ही देखना पड़ेगा कि ये पित्त का फिर क्या? हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आपको, फिर से कहना। सर इस केस में हमें फिर यही पित्त शामक ही लेके चलना पड़ेगा? नहीं, पूरा बोलो, उसको क्या तकलीफ हो रही थी? सर वो तो मेरे पास एक्चुअली आए तो थे, उसको थोड़ा सा हल्का सा कफ था, बट जो मैंने उनसे पूछा, जो मैं डिटेल वैसी हिस्ट्री ले रहा था, तो सर उसको उसकी वो लड़की के हाथों में आज भी पसीना आ रहा था। और सर उसने हाफ बाजू की टी शर्ट डाली हुई थी इतनी ठंड में भी, यानी कि हम जैकेट और स्वेटर डाल गए थे, वो हाफ बाजू की, वो कहते हैं कि ये फुल बाजू की कोट नहीं डाल सकती, कुछ नहीं डालती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस तो केस पहले तो में देखिए, दोष निश्चिति तो देखो डॉक्टर साहब आपको करनी पड़ेगी, ये आदत तो आप डाल ही लीजिए ना। देखिए आप कौन सी ड्रग कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, सबसे पहले दोष निश्चिति कर लीजिए कि अगर दाहा है और रोगी को जो है वो गर्मी नहीं लग रही है, मतलब इतनी सर्दी में भी यदि उसने हाफ टी शर्ट डाल रखी है, तो पित्त का लक्षण तो आप डाल लीजिए। ठीक है, हाँ, पित्त प्रकोप डाल लीजिए, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब उसमें आप क्या प्रयोग करते हैं वो आपने देख लेना है डिटेल हिस्ट्री करके, कि कई बार क्या होता है कि निकालने पर कहाँ पर किस वजह से उसको इस तरह का अनुभव हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि इसमें प्रवाल पिष्टी अच्छा कार्य करेगी या यशद भस्म अच्छा कार्य करेगी, वो आपने अपने स्तर पर देख लेना है। तो मैंने ना एक ऐसा केस पहले ठीक किया था, उसको मैंने ना हल्का सा, पहले वो पेशेंट थोड़ा डल्ट में था, तो उसको वेरिएशन देके ठीक किया था। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इतना सोच लेना है कि जैसे हमको एक पर्टिकुलर मालूम होना चाहिए कि जो स्त्रोतोगामित्व है वो पेशेंट का औषध का मालूम हो तो दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो नाग भस्म है वो यूजुअली कैसे कार्य कर रही है, वो एक तो हमने कहा कि भाई वो रस वाहिनी पर काम अच्छा कर रही है, और लय की स्थिति में जो है वो बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसे स्वेद अधिक निकल रहा है, क्षय की अवस्था है, अग्नाशय और वो प्रमेह, यहाँ पर की रोग जो है वो धातुगत हो गया है। जो प्रवाल पिष्टी है और जो मुक्ता शुक्ति है वो कोष्ठ पर जो है वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इस तरह का अपने दिमाग में जो है वो बिठा लें तो ट्रीटमेंट करने में कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक है, ठीक है, कल देखते हैं फिर नाग भस्म को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।